दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के प्रकार तथा संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटलैंड महोदय का है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून जो है वो एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो गलत कथन है वो है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में सही कथनों के संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। पहला है, तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। दूसरा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। तीसरा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है। तो ये थे महत्वपूर्ण तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद तथ्य से सीमित क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरक तथ्य जो से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वह संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं और साथ ही निर्धारित भी। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, सभी देशों में लिखित संविधान भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य तथा व्यवहारिक उपयोग के लक्ष्य। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों की उपेक्षा हुई है तो आनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की निम्न विशेषता नहीं है तो अवैज्ञानिक अध्ययन जो है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं? यह कथन किसका है? तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह कथन जीके रॉबर्ट्स का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृत के वर्गीकरण में आमंड ने किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? तो राजनीतिक संस्कृत के वर्गीकरण में आमंड ने सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है एम कार्टिस ने। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु था। राजनीति विज्ञान के पितामह के रूप में भी अरस्तु को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास का साधन है। तो राजनीतिक विकास के साधनों के रूप में राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता और राष्ट्रीयता की भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है।
अब देखते हैं सरकार के प्रकारों के अंतर्गत संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को। तो पहला है त्रिशंकु संसद का क्या तात्पर्य है। तो त्रिशंकु संसद का तात्पर्य होता है कि संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलना। अगला प्रश्न है अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है। तो अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत मिशेल्स ने दिया है। अगला प्रश्न है राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनास का कानून विषयक विवेचन समुदाय उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन कोकर महोदय का है। अगला प्रश्न है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो फ्रांसिस विलियम कोकर की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है इक्विनास मध्ययुग का अरस्तु था। यह कथन किसका है। तो इक्विनास मध्ययुग का अरस्तु था। यह कथन मैक्सी महोदय का है। अगला प्रश्न है इक्विनास मध्ययुग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संबंध दार्शनिक था जो मध्ययुग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा किसने कहा है। तो इक्विनास के बारे में ऐसा कोस्टर महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट यानी मंत्री परिषद का वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। तो यह कथन रैमजे म्यूर का है। अगला प्रश्न देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दिया है। तो रायसी मैक्रिडीस और वार्ड ने दिया है। अगला प्रश्न है किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज का विस्तारित नहीं होती है। जब कोई भी क्रांति तभी सफल होती जब तक वो राजनीतिक रहती है, अगर समाज तक विस्तारित नहीं होती है। यह कथन हन्ना अरेंट का था। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृत की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो राजनीतिक संस्कृत की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग गैब्रियल आलमंड ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किसने किया है। तो विकास के भारतीय मॉडल के रूप में रजनी कोठारी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन ब्लोंडेल के अनुसार 20वीं सदी की तुलनात्मक पद्धति के विकास में 3 चरण कौन कौन से हैं। जीन ब्लोंडेल के अनुसार 20वीं शताब्दी की तुलनात्मक पद्धति के विकास के 3 चरण निम्नलिखित हैं। पहला है विधि सम्मत चरण, दूसरा है व्यवहारवादी चरण तथा तीसरा है नवसंस्थानिक चरण। अगला प्रश्न है संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है संसदीय नियंत्रण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है। तो भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न प्रकृति का है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय प्रकृति का है। अगला प्रश्न है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण पर आधारित होती है। अगला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। और तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर वेजहार्ट महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में
कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, तो किसका प्रधान होता है? तो राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। वहीं अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो संसदीय सरकार राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कुछ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का अपना अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है और कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। वहीं संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात संसदीय व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन कहा जाता है। कार्यपालिका के स्वतंत्र कार्यक्षेत्र के कारण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य निर्भर है? व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर होती है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान कैसा होता है? तो एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति प्रदान होती है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें हैं। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है और इसी कारण भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। हालांकि दोहरी जो है नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। तुलनात्मक लोक प्रशासन ध्यान किस पर केंद्रित करता है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन नौकरशाही पर ध्यान केंद्रित करता है। तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों से कौन संबंध है? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास के प्रारंभिक चरणों से आर्थर बेल्टला संबंधित है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तथा नए राष्ट्रों के उदय के बाद ये अति आवश्यक हो गया है। अगला प्रश्न है, 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां किन क्षेत्रों में रही हैं? तो 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां जिन क्षेत्रों में रही वह हैं व्यवस्था सिद्धांत, संस्कृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत एवं वर्ग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही क्रम समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, तुलनात्मक राजनीति राजनीति का विज्ञान है। कारण है, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की आनुभाविक पद्धति पर निर्भर करती है। साथियों, इसका उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन
व्यवस्था की विशेषता इसमें दोहरी कार्यपालिका होती, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोहरी कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र की औपचारिक कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका किसकी विशेषता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अगला प्रश्न है द्विसदनवाद की शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो संघात्मक व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो संघीय व्यवस्था का जो है दोहरा शासन एक आवश्यक लक्षण है। भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है, तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता तथा आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? तो स्ट्रांग ने ऐसी परिभाषा दी है। किसका कथन है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती और जिसकी इच्छा एवं उसके अधिकारी सब क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। तो ये परिभाषा फाइनर महोदय की है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये परिभाषा डाइसी महोदय की है। अगला प्रश्न है एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण जो है संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो किस रूप में जानी जाती है? तो एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती, ये कथन किसका है? तो ये कथन डाइसी महोदय का है। अगला प्रश्न है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा यूके में से कौन एक एकात्मक राज्य है? तो यूके एक एकात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दी है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। निम्न युग्म सही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य तथा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, अमेरिका, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो वो है फ्रांस। यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? तो ये कथन स्ट्रांग महोदय का है। सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन क्या है? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन है कि राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, वह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है और राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। अगला प्रश्न है संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध विचारक जेलनिक महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संघवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और संघवाद से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। कारण है यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है और इसका कारण है कि शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा स्पष्ट या प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? तो सहकारी संघवाद का लक्षण विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी है। भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका को सम्मिलित किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन की विशेषता होती है केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन।
अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्याय का प्राधिकार में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो एकात्मक सरकार भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। शब्द फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है, यह किस भाषा से लिया गया है? तो फेडरलिज्म शब्द फोडस से ग्रहण किया गया और फोडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय तथा लिखित संविधान में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो है न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है, तो संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार तथा शक्तियों के विभाजन में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? संघ से अलग होने का अधिकार जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन सा देश है? तो अमेरिका जो है सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु निम्न आवश्यक शर्तें हैं। पहले, भौगोलिक समीपता, दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, और फिर है केंद्र राज्य समन्वय। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है? तो भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के लिए इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने कहा है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा ग्रेट ब्रिटेन में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो एक संघीय दृष्टांत का संविधान नहीं है। अब कुछ सही सुमेलित तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो एक तरफ देशों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनमें अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था दी गई है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक है, अमेरिका में भी संघात्मक है, केवल ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? तो अर्ध संघवाद के नाम से विश्लेषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये किसने कहा है? तो ये केसी वियर ने कहा है। अगला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है शक्तियों का विभाजन, दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, और पांचवा है संविधान की कठोरता, और छठा है द्विसदनीयता आदि। फ्रांस, चीन, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो शक्तियों का पृथक्करण जो है अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है, शासन प्रणालियों में उनके आवश्यक गुणों का सही सुमेलन निम्नवत है। सभी तथ्य सही सुमेलित दिए गए हैं। तो कैबिनेट शासन प्रणाली जो है सामूहिक उत्तरदायित्व से जुड़ी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, और संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन पाया जाता है। वहीं एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण या संकेंद्रण होता है। आधुनिक संघवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक संघवाद का जनक अमेरिका को माना जाता है। किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो फ्रांस देश एक ऐसा देश है जहां पर अध्यक्षीय और संसदीय दोनों तरह की सरकारों का मिश्रण विद्यमान है। सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था, अमेरिका में संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक और भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। राज्य को कौन सर्वोच्च समुदाय मानता है? तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय के रूप में अरस्तू ने एक्सेप्ट किया है।
अगला प्रश्न है कि संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो लॉक ने किया है। किसका मत है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानता पूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था? तो यह मानना रूसो का है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली तथा संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को कवर किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के रिवीजन में बेहतर और हेल्पफुल साबित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सरकार के सभी अंगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।